नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। भारत के पूर्वोत्तर राज्य छोड़ दें तो ज्यादातर सभी राज्यों में बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिलचिलाती धूप और ऊपर से लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अब तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार चला गया और जैसे ही तापमान 40 डिग्री क्रॉस करता है, हीट स्ट्रोक का अटैक बढ़ता है। इस कंडीशन में बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। इससे ब्रेन, हार्ट और किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है, खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और धूप में बाहर काम करने वाले लोगों के लिए। आज खास मेहमानों के साथ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। कैसे इस खतरे से बचा जा सकता है, क्या करें क्या ना करें, हीट स्ट्रोक से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। गर्मी की वजह से आदमी को पसीना आना बंद होता है। अत्यधिक गर्मी से, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इससे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे पानी की कमी है, उससे लू लगना, दस्त लगना और बहुत सारी बीमारियां इसमें आने का खतरा रहता है। सबसे पहले तो उसे जो है बेल की शरबत या फिर नींबू पानी, खासकर घरेलू उपाय, नींबू पानी जो है साधारण नींबू नमक पानी का घोल बनाकर हल्का शक्कर डालकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मरीज पी सके उसको देना चाहिए। सर, लू लग जाए तो आदमी ने आम का रस पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए, घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, पुदीना का पानी पीना चाहिए। उसको सबसे पहले तो हॉस्पिटल लाना चाहिए और हॉस्पिटल में लाते ही उसको कोल्ड डिस्पोजिंग कराते हैं हम लोग ठंडे पानी से, और आईवी फ्लूइड वगैरह देना पड़ता है ताकि उसका डिहाइड्रेशन तुरंत करेक्ट किया जा सके। कभी कभी उसके बाद भी अगर टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, ड्रॉप, तो उसको ठंडे एक टंकी में, पानी के टंकी में उसको नहलाया जाता है। शरीर का सामान्य ताप होता है 36 डिग्री सेल्सियस, उस समय 40 तक पहुंच जाता है। 36 से ऊपर 40 तो हमारे शरीर की व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है और उसमें पसीना निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि पसीना वास्तव में निकलता है गर्मी के कारण, तो हमारे शरीर का तापमान बराबर किए रहता है। गर्मी ज़्यादा जब होती है तो एक ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस सिस्टम होता है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो चूंकि इंटरनल जो हमारे शरीर के जो अवयव हैं, जैसे लंग्स, लीवर, फेफड़े, उसमें पानी की जब कमी होने लगती है तो वो जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है वो इंटरनल आर्गन को पहले सेव करने का प्रयास करती है, इसलिए जो है उसके पसीने जो है बाहर तक नहीं आ पाते हैं। देखिए, इसमें टेम्परेचर जो है मोर देन 104 डिग्री तक पहुंच जाता है शरीर का जो आंतरिक तापमान। इसको कम करने के लिए सबसे पहले तो लोग अपनी प्रिकॉशन लें, सावधानियां ज़रूरी है। अनावश्यक बाहर ना घूमें, पानी का सेवन ज़्यादा करें, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है जिसमें बाहर निकल के ट्रैवल करना पड़े, काम करना पड़े, तो हाइड्रेट होते रहें। लू से बचाव के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, अपने चेहरे को साफी से ढक के रखना चाहिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हाथ पैरों में मेहंदी लगा लेनी चाहिए और मठे का सेवन करना चाहिए। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जनरल फिजिशियन डॉक्टर शुभम शाह जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अभिजीत कोहाट जुड़ रहे हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर के साहू जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर विजय कुमार आयुर्वेद विशेषज्ञ। शुरुआत डॉक्टर विजय आपसे करना चाहेंगे। अगर आयुर्वेद के अनुसार हम देखें हीट स्ट्रोक को, तो किस दोष के असंतुलन से ये हीट स्ट्रोक होता है, क्या वजह रहती है? जैसा कि वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं कि वातावरण में जो तापमान का प्रभाव दिख रहा है, तो आयुर्वेद में त्रिदोष माने गए हैं, जिसमें कि वात, पित्त और कफ रहता है। तो इसके अंदर पित्त की बाहुलता की वजह से जो है शरीर में गर्मी, उष्णता को प्रभावित करती है जो है, और इसे सूर्य संताप के रूप में जाना जाता है आयुर्वेद के अनुसार जो है। तो ये एक आयुर्वेद में पित्त दोष के बढ़ने से, प्रकोपित होने की वजह से हीट स्ट्रोक इसका प्रमुख कारण होता है, क्योंकि हमारे शरीर में अधिक तापक्रम की वजह से जो पित्त होता है वो अपना कुपित होकर प्रभाव छोड़ता है और हीट स्ट्रोक के कारण बनता है।
ठीक है, कैसे इसको बैलेंस करते हैं ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शुभम, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन दोनों में क्या फर्क होता है, ये जरा बताइएगा। देखिए, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में डिफरेंस ये होता है कि जब हीट एग्जॉशन होता है तो हमको डिजीनेस फील होता है, नौसिया फीलिंग होती है, हमें चक्कर आते हैं। तो उस टाइम पे हमको कहीं ना कहीं स्वेटिंग होने लगती है, जिस कारण से हमको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ता है। दैट इज़ द हीट एग्जॉशन। और जब हीट स्ट्रोक होता है तो हीट स्ट्रोक के टाइम पे हमको मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें हमें फ्लूइड्स के इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन होती है। ये दो डिफरेंस होते हैं हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक में। ठीक है डॉक्टर अभिजीत, अगर हम हीट स्ट्रोक को लेकर बात करें तो दिमाग पर इसका डॉक्टर अभिजीत, मैं आपके पास लौटती हूँ। के साहू जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि गर्मियों में हम देख रहे हैं लोग अगर वाटर इनटेक कम कर देते हैं तो उसका एक बड़ा असर दिल पर भी होता हुआ नजर आता है। हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक जैसे केसेस बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं ऐसे में? बिल्कुल, जनरली क्या होता है कि गर्मियों में ज़्यादा पसीने आने के कारण शरीर से फ्लूइड की कमी हो जाती है। फ्लूइड कमी होने से क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। अब खून गाढ़ा होने से क्या हो जाता है, तो उसमें थक्का बनने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो या तो ब्रेन में थक्का बन जाता है या फिर हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें थक्के बनने चालू होते हैं। और कोरोनरी आर्टरीज में यदि थक्के बने मतलब वो हार्ट अटैक आता है उससे। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर हाइड्रेट रखें अपने आप को। प्यास न लगने पर भी आप पानी पिएं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा धूप में ना निकलें, ज़रूरत ना पड़े तो। और यदि कोई हार्ट के मरीज हैं, है ना, जिनके ऑलरेडी नसों में ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो उन लोग को ऐसे अचानक तेज़ धूप में निकलना अवॉइड करना चाहिए। और कुछ मरीज ऐसे रहते हैं जो हार्ट फेलियर वाले रहते हैं पहले से, जिनका हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है 20% काम कर रहा है, 30% काम कर रहा है। तो ऐसे में वो वाटर पिल भी लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो वो और क्या करता है, डायूरेटिक्स का काम होता है कि शरीर से जो पानी रहता है उसको और निकाल देता है, सोडियम को भी निकाल देता है, पोटेशियम को भी निकाल देता है। ऐसे कंडीशन में आप और गर्मी में गए तो ये जो स्थिति है, क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक की स्थिति है, वो और भयावह हो जाएगी। सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम, तो हार्ट में एरिथमिया भी डेवलप होगा। ये बहुत सारे कंसेक्वेंसेस होंगे यदि कोई हार्ट के मरीज को हीट स्ट्रोक होता है या फिर कोई मतलब धूप में, ज़्यादा तेज़ धूप में निकलते हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि, और इवन मैं हार्ट की तरफ से, कुछ लोग क्या होता है कि गर्मी में ज़्यादा पसीना निकालने के चक्कर में जिम बहुत करते हैं, हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है। तो कुछ लोग 40 डिग्री में भी पसीने बहा रहे हैं कि हमको जितना पसीना निकलेगा उतना हमारा फैट लॉस होगा, फैट बर्न होगा और हमारे मांसपेशियों के लिए अच्छा होगा। बट ये बिल्कुल मिथ्या है। लोगों को अत्यधिक टेम्परेचर में जिम जाने से बचना है, ओवर एक्सेसिव एक्सरसाइज से भी बचना है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है। और आपके जब आप वर्कआउट करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, मसल का भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो पसीने निकलते हैं। तो उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाता है। उस कंडीशन में हार्ट भी जितना, मतलब हार्ट की स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हार्ट एक पंप है हमारे शरीर का, बेसिकली यदि कहा जाए तो पंप है। तो यदि डिमांड बढ़ती है ब्लड की तो पंप की स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन ये है कि उस पंप को ठंडा रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि रेडिएटर होता है कार में होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर को भी ठंडा रखना जरूरी है। हमारे शरीर का रेडिएटर होता है स्किन के थ्रू पसीने निकलने चालू होते हैं, पसीने से फिर शरीर धीरे धीरे ठंडा होता है। बट आप एक्सेसिव हीट में करेंगे तो जितना पसीना निकल रहा है वो भी पर्याप्त नहीं होगा, और ऊपर से आप पानी का, शरीर में पानी की कमी होगी तो और आपकी जो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक से ज़्यादा कार्डियक एरिथमिया जो सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक और एरिथमिया लगभग एक चीज़ है। तो जो जनरली जिम में जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं उनकी हार्ट रेट लगभग पहुंच जाती है 180-200 के आसपास। तो ऐसे लोगों को एरिथमिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एरिथमिया में क्या होता है, जनरली होता है वेंटिकुलर, पहले एट्रियल फिब्रिलेशन होता है जिसमें हार्ट की रेट अनियंत्रित हो जाती है। उसके बाद वेंटिकुलर टैकीकार्डिया होता है जिसमें हार्ट बहुत तेज़ से ऐसा ज़ोर से उससे धड़कने चालू हो जाते हैं, जिसमें कि हार्ट रेट ज़्यादा होने के कारण ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हार्ट फिब्रिलेट करना चालू कर देता है, मतलब वो इफेक्टिव पंपिंग ही नहीं कर पा रहा है, मतलब सीधा हल्का हल्का धड़क रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मतलब फिब्रिलेट हुआ, मतलब
ब्लड प्रेशर जनरेट ही नहीं हो रहा, मरीज उसी समय तुरंत बेहोश खा के गिर जाता है। आपने देखा होगा ट्रेडमिल करते करते कई बार अचानक गिर गए, कोई सिंगिंग कर रहा है तो गिर गए, यह मतलब वेंटिकुलर फिब्रिलेशन का लक्षण है। और इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है, एक CPR करना चालू करें, और दूसरा और मुख्य बात है DC कन्वर्सन बोलते हैं, जिसको DC शॉक देना बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि हर जिम में ये DC शॉक की मशीन उपलब्ध होना जरूरी, नहीं तो आप जितना भी CPR कर लें, आप DC शॉक नहीं देंगे तो ये जो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन है वो रिवर्ट नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर, तो मैं बस यही है कि हार्ट मरीज अपना ध्यान रखे जिम जाने से पहले। आपके पास डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अभिजीत, अगर हम हीट स्ट्रोक को लेकर बात कर रहे हैं तो यानी कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल भागना और तुरंत ट्रीटमेंट लेना, लेकिन दिमाग पर इसका क्या असर रहता है ये जरा बताइएगा, और कैसे बैलेंस किया जा सकता है? जब हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की, तो ब्रेन जो है बॉडी का थर्मो रेगुलेशन सेंटर है। मतलब कि ब्रेन जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको सेट करता है, भले वो ठंड के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो। अगर आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी में मैकेनिज्म अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि कार्डियक आउटपुट का बढ़ना, हार्ट ज्यादा पंप करने लगता है, पसीना निकलने लगता है। तो इस तरीके से जो है हम बॉडी की हीट को जो है कंट्रोल कर लेते हैं। जब ये मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं तब आता है खतरा हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक एक बहुत सीवियर कंडीशन है जिसमें कि बॉडी का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से बेहोशी आना और फिट्स आना, जिसको कि हम मिर्गी का अटैक कहते हैं, वहां तक नौबत पहुंच सकती है। आप गफलत में रहते हैं, कंफ्यूजनल स्टेट होती है, आपके जो बॉडी के सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस सिर्फ ब्रेन ही नहीं, जब ब्रेन अफेक्ट होता है तो आपका हार्ट और किडनीज सब कुछ एक मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से जो है बॉडी की जब कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है हीट को मैनेज करने की, तब हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। एक दूसरा शब्द आता है यहाँ पर हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक दोनों अलग अलग चीजें हैं। हीट एग्जॉशन में जनरली बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होता है और हमको जो है, जो मरीज होते हैं वो थकावट, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है थकान होना, गफलत होना, या फिर जो है पसीना बहुत ज्यादा आना, ये सब शिकायतें करते हैं। ये इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है, मैनेज की जा सकती है, पर जब बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो फिर ये हीट स्ट्रोक है और बहुत सीरियस कंडीशन है। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी। डॉक्टर विजय कुमार, आपसे जानना चाहूंगी, आपने दोष के बारे में तो बताया कि हीट स्ट्रोक के जो कारण है वो कौन से दोष के इनबैलेंस की वजह से होता है, लेकिन इनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, और आयुर्वेद में क्या क्या सॉल्यूशंस हैं शरीर को ठंडा रखने के लिए, क्या क्या उपाय हैं? बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि सारी बातें सामने खुलकर आई हैं, तो जनहित के हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से जैसे बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक बताई गई हैं। जैसे बेल का शरबत जो होता है, अगर बेल के शरबत का आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे शरीर में शीतलता और उसका वीर्य शीत होता है, उसकी वजह से ठंडक रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा कि थर्मो जो रेगुलेटर हमारे हाइपोथैलेमस है उसको बैलेंस करने के लिए कि लिक्विड जो होते हैं उसकी अल्पता यानी कमी होना, द्रवित पदार्थ को कम करना और उसकी पूर्ति करने के लिए हमें पेय पदार्थ जैसे केरीन का पना, नींबू का पानी है और अन्य जो नारियल पानी है उनके सेवन के माध्यम से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इसकी वजह से हीट स्ट्रोक के बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर ये ना बढ़े और इसको नियंत्रित करना है तो हमें द्रवित पदार्थ लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ेंगे। जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि बेल के शरबत को अगर पीते हैं तो आराम में रात को अगर आप सौंफ को पानी में डुबा के रखते हैं और प्रातःकाल नित्य खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो आपको दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी और आपको हीट स्ट्रोक के चांस कम रहेंगे। साथ ही प्याज के रस के बारे में भी व्याख्यान मिलते हैं। प्याज के रस का लेप यदि हम हीट स्ट्रोक होने के तुरंत उपरांत उस पर हाथ पैर पे या माथे पर मल देते हैं तो उससे इसका फायदा पहुंचता है। साथ ही चंदन के लेप के भी उसमें व्याख्या मिलती है कि अगर हम चंदन जो कि एक शीत प्रवाह की प्रवृत्ति रखता है उसकी वजह से अगर हम उस पर चंदन के माथे पे लेप लगा देते हैं तो ये नियंत्रित हो सकता है। तो इस प्रकार कई चीज़ें बताई गई हैं उसमें। इमली के बीज का भी उसमें कई बार हमें वर्णन मिलता है देखने को कि हम उसका अगर बीजों का पेस्ट बनाकर या इस्तेमाल करें। पुदीना धनिया है, इसको भी दोनों को केरी के पने के साथ मिक्स करके पिए तो ये शीतल पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को पूर्ति करते हैं और शरीर में ये अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखते हैं।
ठीक है। डॉक्टर के साहू, मैं आपसे अगला सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हीट स्ट्रोक को लेकर हम बात कर रहे हैं, दिल पर क्या असर रहता है ये भी हम बात कर रहे थे, लेकिन हार्ट पेशेंट्स को अगर गर्मियों में ख्याल रखने की बात करें तो किन किन बातों का खास ख्याल रख सकते हैं? डिहाइड्रेशन कितना हानिकारक होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा पानी पी लिया है ओके है, लेकिन वो शरीर के लिए ठीक नहीं होता, ये हम भी जानते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक मतलब गर्मियों में हार्ट के मरीज को ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हार्ट के मरीज मतलब आपका जो पंप है, शरीर का पंप है, अच्छा से काम करेगा तो शरीर भी अच्छा ही रहेगा। जनरली जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको एकदम तेज़ धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि हीट जो उनका जो होता है ना, हीट रेगुलेशन थोड़ा सा पुअर होता है और उनमें बॉडी में फ्लूइड रिजर्व होता है वो कम होता है। तो पहले एकदम ही छोटे बच्चे और एकदम ही बड़े बुजुर्ग को बचना है। दूसरा, जिनको ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब कंप्रोमाइज हार्ट है, तो ऐसे कंडीशन में यदि आप वो तेज़ धूप में निकलते हैं, तेज़ धूप में निकलने के कारण क्या होगा, फिर हार्ट रेट बढ़ेंगे। हार्ट रेट बढ़ने के बाद फिर क्या होगा कि उनको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। ये जिनको पहले से बीमारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पहले से बीमारी, मतलब जैसे कि जिनको बोल सकते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, जिसमें कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेलियर की कंडीशन है, और ऑलरेडी वो डाययूरेटिक मेडिसिन, डाययूरेटिक मतलब जो शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने के लिए दवाई दिया जाता है इन लोगों को, क्योंकि हार्ट कमज़ोर होने के कारण इनके जो वो शरीर में ठीक से ब्लड का पंप नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में इन मरीजों को बहुत सोच विचार के बाहर निकले, बहुत इमरजेंसी में, क्योंकि ये डाययूरेटिक दवाई लेने के कारण इनके ऑलरेडी पोटेशियम और जो सोडियम लेवल है वो शरीर में कम रहता है। और दूसरा मतलब कम मतलब एक मतलब लोअर लिमिट में होता है। दूसरा, इनके फ्लूइड रिजर्व बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि शरीर में जो हार्ट कमज़ोर होने के कारण बिल्कुल ऑप्टिमम अमाउंट में ही फ्लूइड मतलब रखा जाता है, नहीं तो फिर ज़्यादा फ्लूइड होगा तो मरीज का सांस फूलना चालू हो जाता है। इसलिए ऐसे कार्डियक फेलियर के मरीज जो डायबिटिक ले रहे हैं उनको एग्जैक्ट धूप में या फिर एक्सेसिव जहाँ पे पसीना आने वाली जगह है वहाँ से जाने से बचना चाहिए। और यदि बचना है, यदि नहीं जाना भी है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, है ना। यदि कहीं जाना पड़ा, किसी प्रोग्राम में जाना पड़ा तो उनकी सलाह लें। तीसरी चीज़ मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि हार्ट के जो खतरा होता है, हार्ट अटैक का खतरा बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि गर्मियों में जब डिहाइड्रेशन होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के कारण जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज में है उसमें थक्का बनने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं। और थोड़ा देर पहले मैं अभी बताया था कि गर्मियों में ओवर एक्जर्शन से बचना है। जहाँ भी मतलब जहाँ भी ऐसे मतलब जैसे कई बार होता है कि 1 बजे 2 बजे कई बार ग्राउंड में प्रोग्राम करवा देते हैं। हाँ। चलो आज रेसिंग है तो रेसिंग करवा, मैंने देखा है कई बार ऐसे स्कूल में बच्चों को दौड़ा दिया जाता है 11-12 बजे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, स्कूल संस्था वाले को भी अवॉइड करना चाहिए और सबको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर शुभम, अगर हम लू लगने को लेकर बात करें तो पहले फर्स्ट एड क्या दिया जा सकता है? क्योंकि अभी जिस हिसाब का मौसम हो रहा है, गर्मी में बाहर निकलना हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी लोग अपने काम से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में फर्स्ट एड क्या दिया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट एड तो ये रहेगा कि लोगों को सबसे पहले तो 12 बजे से जो 5 बजे का टाइम होता है, जब सन एक्सपोज सबसे ज़्यादा होता है, उससे बचना चाहिए। बहुत ज़रूरी काम है, इम्पोर्टेंट है, तभी आप निकले, नहीं तो आप अपने घरों में रहें, एक स्पेस में रहें जहाँ पे आपको ठंडक मिले। सेकंड थिंग, आपको लूज कपड़े पहनने चाहिए, ओवर टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिसके कारण हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, गर्माहट होती है। तीसरी चीज़, हमें अगर फर्स्ट एड जो रहता है, अगर हम फर्स्ट एड देना चाहें तो सबसे पहले आप पानी का इनटेक प्रॉपर लेते रहिए, पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, हम जो एक गलती करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं कि आप बहुत धूप से आए हैं और एकदम से आपने फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, जिस कारण क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी कोल्ड रहता है और बॉडी हीट रहती है, जिस कारण से फीवर और हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स आते हैं। तो जो हमें फर्स्ट एड देने रहते हैं वो हीट स्ट्रोक के, वो सबसे ज़्यादा ये रहते हैं कि फ्लूइड इनटेक प्रॉपर हो, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा जैसे इलेक्ट्रोल, ORS के घोल वगैरह हम लेते रहें प्रॉपर, ताकि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस बिल्कुल ना हो। तीसरी चीज़, हम ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे पेट को ठंडा रखें, हमारे शरीर को ठंडा रखे।
कॉफी हम अगर पीते हैं तो कॉफी गर्माहट लाती है शरीर में, तो बाहर का टेम्परेचर भी गर्म है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म होगा तो वो हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करेगा। तो ये सारे हमें फर्स्ट एड रखने चाहिए और हमें सावधानियों से वाटर इनटेक और जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बैलेंस रखना चाहिए। ठीक, मैं लौटती हूँ। डॉक्टर अभिजीत, अगर हीट स्ट्रोक से खतरे की बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक या सीजर की बात करें तो इसको लेकर क्या कर सकते हैं, कैसे पता लग सकता है? न्यूरोलॉजिकल लक्षणों की हम बात करेंगे, बताइएगा। तो जब हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट होते हैं वो कॉन्शियस नहीं होते, या तो वो कंफ्यूज रहेंगे या थोड़ी गफलत में रहेंगे, ड्राउजी रहेंगे। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको सड़क पे चलते हुए किसी मरीज को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो सबसे पहले उसे ठंडी छावदार जगह पर ले जाएं, उनके कपड़े लूज करें और हल्का सा पानी से, मेन पर्पज ये रहेगा कि बॉडी टेम्परेचर जो कोर टेम्परेचर है उसको कम करना है, तो पानी से उनकी स्पॉन्जिंग करें। अगर वो पानी नहीं पी पा रहे हैं तो जबरदस्ती उन्हें पानी ना पिलाएं, नहीं तो वो एस्पिरेट करेंगे, उनके फेफड़ों में जाने से इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा और तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाए। हॉस्पिटल में लेने के बाद भी जो उनका पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा यही रहेगा कि कोर टेम्परेचर कम हो जाए और जो उनका डिहाइड्रेशन हुआ है उसको अच्छे से हाइड्रेट किया जाए। उसके अलावा अगर जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सोडियम पोटेशियम कम हो गया है तो उसको रिप्लेस करना है, प्रॉपर फ्लूइड देना है, अगर सीजर्स आ रहे हैं तो एंटीप्लेप्टिक्स देना है और ऐसी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से रिकवरी हो जाती है। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जब से कॉन्शियस होने लगेंगे फ्लूइड ओरल इंटेक शुरू करना है, ORS देना है, खुद फ्रूट जूसेस देना है, कैफीन, अल्कोहल ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है। इतना ध्यान रखेंगे ब्रेन हीट स्ट्रोक के पेशेंट में तो काफी अच्छी रिकवरी हो जाती है। ठीक है। डॉक्टर के साहू जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, किन सिग्नल्स को, किन लक्षणों को हम समझकर ये समझ सकते हैं कि हार्ट पर हीट स्ट्रोक का असर हो रहा है और क्या पहले किया जा सकता है? बिल्कुल, जनरली कुछ लक्षण हैं जो पहले मिल सकते हैं। खासकर मैं बुजुर्गों से चालू करता हूँ। बुजुर्गों में जैसे कि हार्ट अटैक अगर बढ़ता है, जिनको पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उनको चेस्ट पेन होना चालू होगा, ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाएगी और मतलब सिर में चेस्ट में भारीपन लगना चालू हो जाएगा और ज़्यादा सीवियर हुआ तो बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन होगा और हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि आते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास मिलना है, तुरंत आप ECG करवाएं, इको करवाएं और अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा हुआ बच्चों में अचानक से टैकीकार्डिया वगैरह हो गया। टैकीकार्डिया मतलब हम लोग बोलते हैं कि हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, एकदम शरीर धक 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 करना चालू करेगा और कई बार हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है और उसे में चक्कर आना चालू होता है, चक्कर और उल्टी आना चालू हुआ, तब भी आप समझ सकते हैं कि इनका हृदय पर असर आ रहा है। तो ये 2-3 चीज़ हैं जो मैंने बताया कि चेस्ट पेन और एक हार्ट रेट ज़्यादा होना जिसमें पाल्पिटेशन भी हो सकता है और कई बार ज़्यादा हार्ट रेट होने के कारण चक्कर और बेहोशी आ सकती है। ठीक है, ये कुछ लक्षण हैं। ठीक है। डॉक्टर विजय जी, मेरा सवाल अगला आपसे रहेगा, अगर हम गर्मियों में बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक दिनचर्या की बात करें तो क्या दिनचर्या रह सकती है? आयुर्वेद के अनुसार कैसी दिनचर्या रखी जाए कि बाहर भी निकले तो इतना नुकसान ना हो? ये आयुर्वेद में आहार विहार का बहुत महत्व बताया गया हुआ है कि ये आयु जो होती है बुजुर्ग अवस्था में क्या होता है कि एज ज़्यादा होने की वजह से जैसे अगर व्यक्ति बाहर जाते हैं तो उनको कोशिश की जाए कि वो छाँवदार और साए उसमें रहें, क्या बोलते हैं, छाया वाले उसमें रहें। बच्चों के लिए ये क्या रहता है, ये आयु के हिसाब से डिपेंड करता है कि उनको कोशिश की जाए कि खेलकूद आदि क्षेत्रों में न भेजाया जाए। दूसरा, आहार विहार में सूती वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाए, कम से कम उनको जो लिक्विड की मात्रा प्रॉपर दी जाए और द्रवित मात्रा में सत्तू का लेप है या दूसरी जो चीज़ें आती हैं, नारियल पानी वगैरह है, उनका प्रॉपर सेवन किया जाए। और बस ये रहा है कि इनको कोशिश की जाए कि बाहर कम से कम आवश्यकता पड़ने पर ही इनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि 10 से 5 के बीच में जो तापमान का, जैसा कि हम कहते हैं कि इस बीमारी का नाम ही सूर्य संताप है, तो इनको कम से कम बाहर निकाला जाए और आहार विहार नीति का पालन किया जाए तो ये सुरक्षित रहेंगे जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो बढ़ते तापमान में शरीर को कैसे सुरक्षित रखना है, खुद को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है, ये जानकारी हमने आपसे साझा की। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही है। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।